देखिए, अभी हम ना एक टेक्निक और सीखने लगे हैं, एम टेक्निक। अभी टेक्निक टेक्निक का वर्ड इतनी दफा आता है कि वो इतना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो इसलिए मैं ये बता दूं थोड़ा सा, अभी जो मैं 2-3 मिनट लूंगा उससे आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एम टेक्निक असल में सिंप्लेक्स मेथड के अंदर एक वेरिएशन है। यानी आप कह लें कि सिंप्लेक्स मेथड ही हम कर रहे हैं। यानी अगर आप ये कहें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड के आगे वर्जन्स हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो वो तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो मेथड हम सीख चुके हैं। और आज हम अगर देखें तो हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, दो कंस्ट्रेंट्स किस टाइप की हैं, कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 3 किस टाइप की हैं बताइएगा। greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स पहले ये केस नहीं आया था। अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड को देखा है मिनिमम ऑब्जेक्टिव, उसको एक सॉल्व करने का तरीका है, और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव उसको एक सॉल्व करने का तरीका है। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के रूल सीख लिए। तो हमें सिंप्लेक्स मेथड अगर देखा जाए तो सिंप्लेक्स मेथड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। लेकिन अब सिंप्लेक्स मेथड के अंदर अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हो तो थोड़ा सा इशू आएगा जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। और उस सिंप्लेक्स मेथड यानी समझ लें कि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स पे जब हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो उसको हम एम टेक्निक कहेंगे। यानी एम टेक्निक सिंप्लेक्स मेथड का ही वेरिएंट है। अगर आप देखें तो टेक्निक इतनी दफा आई है, अगर मैं कहूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि गो थ्रू हो जाए स्टूडेंट्स को। अगर हम एलपी मॉडल को सॉल्व करने के मेथड्स या टेक्निक्स को देखें तो वो दो ही हैं। कौन कौन सी? algebraic method and Simplex simplified method. and graphical. गुड, अलजेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ये तो समझ लें कि एलपी मॉडल को सॉल्व करने के लिए। आगे ग्राफिकल मेथड को हमने देख लिया, लेकिन हमने सिंप्लेक्स मेथड उधर अप्लाई नहीं किया। हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, तमाम कॉर्नर पॉइंट्स में से एक कॉर्नर पॉइंट होता है तो हम पिक कर लेते हैं। अलजेब्राइक मेथड में मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड सिखाया था कि अलजेब्राइक वे जो है उसके ऊपर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम लगेगा, सिंप्लेक्स मेथड लगेगा, सिंप्लेक्स टेक्निक लगेगी, कोई भी वर्जन हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, अगर देखा जाए तो कौन सी टेक्निक यूज करें, अलजेब्राइक वे। क्योंकि अब तो ग्राफिकल को हम वो पास्ट का हिस्सा हो गया कि ग्राफिकल मेथड को हमने जरा साइड पे छोड़ दिया। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम रेफरेंस के तौर पे उसको लेंगे और थोड़े से इश्यूज भी फर्दर भी दोबारा कंटिन्यू करेंगे उससे। लेकिन अलजेब्राइक वे चलेगा हमारा। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड Excuse सिखा me, रहा sir. हूँ, तो सिंप्लेक्स मेथड मिनिमम। जी, सर आपकी आवाज़ तो क्लियर क्वेश्चन नहीं आ करना रही, चाहें? बीच में आपकी आवाज़ अटक रही है सर। यस सर, तो इंटरनेट का लैग है सर। वो नेट का क्वेश्चन, इंटरनेट का क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ठीक आ रही है? यस अभी सर, ठीक बेटर आ जी रही है है। सर, आवाज अभी तो मेरी? ठीक आ रही है। हाँ, तो जब आवाज कट जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बात रिपीट कर दिया करूंगा। तो मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ। अलजेब्राइक वे हम कर रहे हैं। अलजेब्राइक वे में हम एलपी मॉडल को सॉल्व कर रहे हैं। और कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। सिंप्लेक्स मेथड मिनिमम ऑब्जेक्टिव और मैक्सिमम। मिनिमम में मैंने रूल्स बता दिए थे कैसे होता है। ये सिर्फ एंटरिंग वेरिएबल या ऑप्टिमैलिटी के लिए ही एक डिफरेंस है। मैक्सिमम और मिन का डिफरेंस तो इतना ही है। सिंप्लेक्स आप सीख चुके होंगे, वही 4 स्टेप्स हैं। डिटरमिन, स्टार्टिंग, बेसिक, फिजिबल सोल्यूशन और देन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, फिजिबिलिटी टेस्ट, और हम करते जाते हैं जब तक कि ऑप्टिमल नहीं आ जाता। आज हम सिंप्लेक्स मेथड का ही एक वेरिएंट करने लगे हैं। यानी सिंप्लेक्स मेथड ही करूंगा, लेकिन अगर कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन है फिर तो सिंपल वे में जो आपको सिखाएगा आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है या इक्वल है, इक्वल भी हो सकती है जिसको हम इक्वेशन कहते हैं। कंस्ट्रेंट तो है ना, कंस्ट्रेंट का मतलब है कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। तो इक्वालिटी भी बजाते खुद एक कंस्ट्रेंट है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर। तो कंस्ट्रेंट्स की टाइप 3 ही हो सकती हैं,
लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। तो अभी हमने अगर देखा जाए तो सिंप्लेक्स मेथड अगर लेस देन सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो आप सिंपल वे में सॉल्व कर लोगे, जो हम कर चुके हुए हैं। मिनिमम ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा रूल चेंज होगा, अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड के रूल्स वही हैं। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रेंट, एक भी कंस्ट्रेंट, जरूरी नहीं है कि सारी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, एक भी कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इट मींस ये फिर सिंपल वे से नहीं सॉल्व होगा, तो सिंप्लेक्स मेथड का वेरिएंट आप समझ लें कि रिवाइज्ड वर्जन। रिवाइज भी नहीं कहना चाहिए, सिंप्लेक्स मेथड तो एक ही होता है, बस इसको हैंडल जरा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ये चीज समझ आ गई, और उस टेक्निक को हम कहेंगे एम टेक्निक। एम टेक्निक असल में सिंप्लेक्स मेथड ही है। सिंप्लेक्स मेथड के दो वर्जन आप कह लें कि अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है तो उसका सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो उसके लिए आज बताया जा रहा है, और आप देखेंगे तो बेस आपकी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ही होगा। तो एम टेक्निक को ये ना समझें कि ये कोई डिफरेंट टेक्निक है, ये सिंप्लेक्स मेथड ही है। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट में एक इशू आता है जिसको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम एम मेथड कहते हैं, मेथड भी कह सकते हैं इसको, एम मेथड, एम टेक्निक। जी बताइएगा, कोई इशू तो नहीं? ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी आप देखेंगे इशू कहाँ पे आएगा। आप मुझे ये बताएं, जब हम स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेते थे तो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाया, जीरोस जब पुट किया तो हमें बेसिक सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या पॉसिबल था कि वो जो बेसिक सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल भी हो, नेगेटिव भी हो? ऐसा पॉसिबल था प्रीवियस केस में? अब जरा थोड़ा सा पास्ट में जाके बताएं मुझे। No, देखिए sir. आपने डिसीजन सर वेरिएबल्स, था तो नहीं। हाँ, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए थे। जब ऐड किए थे तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4 इक्वल टू, तो जो भी वैल्यूज आती थी वो पॉजिटिव आती थी, जिसको हम कहते थे स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसमें फिजिबल था कि पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, बेसिक था कि नॉन जीरो वैल्यूज के साथ। तो सिंप्लेक्स मेथड में हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भी सॉल्यूशन, वो स्टार्टिंग ही क्यों ना हो, वो नेगेटिव आए। अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन भी, बेसिक सॉल्यूशन भी फिजिबल होना चाहिए, मींस कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो। अगर है तो जब तक आप उसको फिजिबल नहीं बनाएंगे, यानी उन वेरिएबल्स की नेगेटिविटी को खत्म नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सिंप्लेक्स मेथड में, मैं आज का मेरा फोकस है वो जो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात हो रही थी, उसमें फिजिबल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग बेसिक तो ठीक है, यहां तक तो चलेगा। फिजिबल, पहले फिजिबल आ जाता था, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन आज के लेक्चर में आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है? सिंप्लेक्स मेथड वही मेथड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ एक जुगाड़ लगानी है हमने, उसको मैं जुगाड़ का वर्ड करूंगा। उनके मैथमेटिक्स में भी हम जुगाड़ लगाते हैं, तो आज आप देखेंगे कि पहली दफा अब मैथमेटिक्स में भी एक जुगाड़ लगाएंगे और उससे सिंप्लेक्स मेथड की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। और वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? आपका स्टार्टिंग बेसिक जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? Feasible. फिजिबल होना चाहिए सर। फिजिबल। अब मैं जोर दे रहा हूँ फिजिबल पे, लेकिन देखिएगा जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट आएगी तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा। तो हम जो जुगाड़ लगाते हैं उस जुगाड़ का नाम कह सकते हैं एम टेक्निक है। तो जरा देखते हैं, सिंप्लेक्स मेथड उसी तरह चलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या करें इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, गुड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इसमें मैंने रेड कलर कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। देखें इधर क्या करेंगे इसको इक्वल बनाने के लिए?
सर Sir, ऐड करेंगे। flat feeding flat. हाँ, इधर वेरिएबल ऐड करेंगे और इधर क्या करेंगे? माइनस माइनस करेंगे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप इसी तरह कह सकते हैं जैसे ये एक स्केल है तो ये लाइटर वेट है, ये हायर है क्योंकि ये साइड लेस देन है। तो लेस देन को वो स्केल को बैलेंस करने के लिए आप कुछ चीज ऐड करोगे, कितनी ऐड करोगे? जितना वो लेस है तो वो बैलेंस इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, ये साइड हायर है, अगर हम स्केल तराजू ले लें तो ये हायर है, तो हायर में से कुछ चीज निकालेंगे तो इक्वल होगी। तो यहाँ माइनस, तो जस्ट एक रूल आप सीख लें, अगर लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट हुई तो आपने स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट है तो वहां वेरिएबल माइनस करना है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जरा देखिएगा जी, एग्री करते हैं? कोई इश्यू तो नहीं? No, sir. हाँ, ये देखें, फर्स्ट कंस्टेंट ग्रेटर देन थी, वेरिएबल्स की सीक्वेंस उसी तरह ले, पहली कंस्टेंट को S1 कह दें, दूसरी को S2, तीसरी को S3, तो वेरिएबल तो S नेम से ही ले लें, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, L M N भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि इन वेरिएबल्स को हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम चूज कर लेते हैं S। बाकी नंबरिंग जो है ये सबस्क्रिप्ट, ये होती है कंस्ट्रेंट। सर जहाँ पे ग्रेटर देन हो वहाँ नेगेटिव करना है, वहां नेगेटिव करना है। उसकी रीजन मैंने बताई आपको। गुड नेम उसामा मुनव्वर साहब। सामा, ये उसकी रीजन ये है कि ये साइड ग्रेटर है, तो जब इसको इसके इक्वल करना है तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो इक्वल के चांसेस है, राइट? यस सर। और देखें एक बात शायद आप अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो ये इसको S1 से मकसद हल हो सकता है। S1 वेरिएबल है और हमें ये भी नहीं पता ये साइड कितनी कम है। क्यों? जब तक हमें ऑप्टिमल लेवल पे x1 और x2 की वैल्यूज नहीं मिलेंगी उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा है। तो इसलिए Yes, हम समझ आ गया। वेरिएबल की फॉर्म में ले लिए, वो जितना ज्यादा होगा वेरिएबल ले लें S1, तो जस्टिफिकेशन है तो माइनस S1। तो मैंने कह दिया S तीनों के लिए लें स्लैक वेरिएबल के तौर पे, ये 1 2 3 कंस्ट्रेंट 1 2 3 के रेफरेंस से, और ये माइनस बैलेंस करने के लिए कि ग्रेटर देन है माइनस कर दें, लेस देन है प्लस कर दें, ग्रेटर देन है माइनस कर दें। जी कोई इश्यू तो नहीं है? नो तो सर सर। आ गया समझ। गुड। सॉरी, कोई एक स्टूडेंट और कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने चलिए। बोला नो सर, आपने पूछा कोई इशू तो नहीं है। अच्छा ठीक है, वो जब दो तीन इकट्ठे बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें प्रॉब्लम क्या आता है, हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो सिंपलेक्स मेथड का फर्स्ट पार्ट क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गई, अब क्या करना है? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स में नहीं भैया, आप असाइनमेंट भी कर चुके हैं, दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो हम इसमें से सॉल्यूशन निकालते थे, x1 और x2 इक्वल 0 करते थे। हाँ यस, सबसे पहले आप जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको नॉन बेसिक बनाएं। कौन से डिसीजन वेरिएबल्स हैं, नेम्स क्या हैं उनके? x1 x1 and x2. 1 Yes. and x2। यस, अब देखिए आपने एज्यूम कर लिया x1 x2 को 0 यानी नॉन बेसिक। ये देखिए सिंपलेक्स मेथड ही चल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को इधर पुट करेंगे इस सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा? z क्या निकलेगा? 0 z इक्वल 0 0 निकलेगा सर। ये 0 पुट करें, इधर क्या निकलेगा? ये Sir, -10. -10। S1 ये माइनस उधर चला जाएगा, S1 इक्वल टू -10, ये क्या निकलेगा? 6 S2 इक्वल 6 S2 इक्वल टू 6, ये -6। -6। अब देखिए मैंने कलर स्कीम भी यूज की है। अब क्या ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन तो है, पहला सॉल्यूशन है, बेसिक भी है क्योंकि नॉन जीरोस हैं, फिजिबल है नहीं सर। Sir, नहीं S1 है सर। and S3 नहीं है. तो फिजिबल नहीं है। तो अब देखिए सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको जब तक आप बेसिक फिजिबल नहीं बनाओगे तो सिंपलेक्स मेथड
हाथ खड़े कर देगा, वो कहेगा मैंने नहीं इस पे वर्किंग करनी। तो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है, प्री आप कह लें सिंप्लेक्स मेथड का, कि उसका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फिजिबल। तो जरा देखें, ये आपके पास स्टार्टिंग बेसिक तो है बट इनफिजिबल सोल्यूशन। आई थिंक समझ आ रही है यहाँ तक? जी सर, आ रही है, क्लियरली आ रही है। जी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इनको समझ आ रही होती है, लेकिन मैं वरीड हूँ कि जो मुझे वैसे सुन रहे हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लगता है तो है वो सुन ही नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे परेशानी ये कि जो साइलेंट नेशन है हमारी इस लेक्चर की, उनको भी समझ आ रही है या नहीं। अगर उनमें से किसी को मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल आप खामोश रह सकते हैं, आप माइक बंद करके बैठे रहें। ऑनलाइन में ये आपको अथॉरिटी है, आप ऑथोराइज्ड हैं इस मामले में, लेकिन जहां समझ नहीं आती आप क्वेश्चन जरूर करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। क्यों? Okay, सब sir. समझेंगे तो फिर टीचर थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। चलें जी, इनफिजिबल। टू मेक इट फिजिबल वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। यानी आप ये कह लें एम टेक्निक, अभी एम टेक्निक के साथ मैंने ये वर्ड यूज किया हुआ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आप समझ लें जहां एम टेक्निक की बात होगी वहां आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की भी बात होगी। आप बाज दफा लोग कहते हैं सॉल्व द, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एलपी मॉडल यूजिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है सॉल्व द फॉलोइंग एलपी मॉडल यूजिंग एम टेक्निक। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना कहा जाए और सिर्फ यही कह दिया जाए सॉल्व द फॉलोइंग एलपी मॉडल। आपने कैसे डिसाइड करने की क्या है, आपने सिर्फ ये देखना है, अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ और कहता हूँ बस सॉल्व करें, मैं कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ कि एम टेक्निक से करना है या आर्टिफिशियल वेरिएबल से करना है, जस्ट ये दे दिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस चीज का पता होना चाहिए कि जहां ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होगी वो एम टेक्निक से सॉल्व होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स उसमें यूज होंगे। तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और एम टेक्निक के अलावा एक और टेक्निक भी है, उसको कहते हैं टू फेज मेथड, वो मैंने अभी एड्रेस नहीं किया। तो अभी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन जो है वो इनफिजिबल आता है, तो उसको फर्दर दो मेथड्स हैं उसके, एक है एम टेक्निक और एक है टू फेज मेथड, और ये सारे के सारे अंडर द अम्ब्रेला सिंप्लेक्स मेथड। तो माइंड में रखिएगा, सिंप्लेक्स मेथड ही कर रहे हैं, तो फर्दर उसकी सब क्लासेस हैं, सब टेक्निक्स हैं। कि एक सिंप्लेक्स मेथड ये है कि आपकी सारी कंस्ट्रेंट्स अगर लेस देन इक्वल टू हैं तो सिंप्लेक्स सिंपल वे में आप उसको लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है या इक्वल कंस्ट्रेंट भी है, एक केस आगे भी मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा इस केस का, ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। तो अगर आपका आपकी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है या एक आध इक्वल है, तो आपके पास उसको भी सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। मेथड का वर्ड भी इतना आता है, क्या करें वो, लेकिन मैं आपको उनकी क्लासिफिकेशन करके बता रहा हूँ कि अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो सिंप्लेक्स मेथड सिंपल वे में चले। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है या इक्वल टू कंस्ट्रेंट भी है कोई, तो आप उसको एम टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा या टू फेज मेथड। तो फर्दर टू मेथड्स हैं, एम टेक्निक एंड टू फेज मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. पर हाँ, माइंड में रखिएगा हम सिंप्लेक्स मेथड ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं जरा आप लोगों की पार्टिसिपेंट लिस्ट है जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनके नाम जानना जरूरी होते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी रखे हुए हैं मैंने, तो इसलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जी, आपको तो नहीं नजर आ रही पार्टिसिपेंट लिस्ट? No, sir. No, sir. चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं, हमने स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन तो निकल आया, स्टार्टिंग बेसिक, लेकिन इनफिजिबल। नेक्स्ट क्या करेंगे कि उसको फिजिबल बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज करेंगे, और वो टेक्निक जो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उसको हम एम टेक्निक मेथड कहते हैं। तो अब
जी अभी देखें, जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत थोड़ा सा पॉइंट डिफिकल्ट आएगा स्टार्ट पे। जब आपको इसकी समझ आ गई तो समझ लें कि लेक्चर आपके कंट्रोल में है। देखें, पहले मुझे ये बताएं, इश्यू किन किन वेरिएबल्स में था? S1 S1 और S3 में। S3 तो अगर मैं कंस्ट्रेंट वाइज कहूं तो ये कंस्ट्रेंट 1 से रिलेटेड है ना, मतलब Yes, sir. Yes, sir. in constraint 3. कंस्ट्रेंट 1 और 3 में इश्यू है, इसको हम जुगाड़ लगा के पॉजिटिव करते हैं। जरा देखिएगा, वो उस जुगाड़ का नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। जरा गौर करें, मैंने ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, किस कंस्ट्रेंट में किया है? प्लस R1। क्यों? यही आपका इनफिजिबिलिटी इसी से रिफ्लेक्ट होती है। तो आपने उसमें R1 इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरी में कोई इश्यू नहीं था, कुछ भी नहीं किया। देखें, वही S2 के साथ ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम बना चुके हैं ना। तो तीसरी में इश्यू था, तो एडिशनल, ये वेरिएबल्स एडिशनल है। अभी अब दोबारा मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए S1, S2, S3 ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं। तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि इसमें एक एडिशनल वेरिएबल आएगा और इसमें एक एडिशनल वेरिएबल आएगा। इसमें कोई एडिशनल वेरिएबल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव ही है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इट मीन्स जब हम इसमें एडिशनल वेरिएबल ऐड करते हैं और इसमें भी ऐड करते हैं, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको हम जिस तरह से डिसीजन वेरिएबल्स को जीरो लिया था, इनको भी जीरो ही रखेंगे, ताकि वो वेरिएबल आपका सोल्यूशन वेरिएबल बन जाए। देखें, आपने x1 x2 को जीरो लिया था, तो यहाँ से क्या निकला था? S1 इक्वल टू -10। लेकिन अगर आप इसमें प्लस R1 कर दें, तो अब सिस्टम में आपने इन दोनों को भी जीरो लेना है, और ये जो जिन कंस्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट 2, उनके स्लैक वेरिएबल्स को भी जीरो अज्यूम कर देना है। उससे क्या होगा, जरा देखिएगा, आपने इसमें ऐड कर दिया एक वेरिएबल, दूसरा थर्ड में ऐड कर दिया, और उनकी सीक्वेंस भी है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको R1 कह दिया, जो सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिस भी कंस्ट्रेंट में हो उसको R2 कह दिया, और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू तो नहीं है, बताइए। No, sir. इसमें एक इशू ये है, इनकी अरेंजमेंट किस तरह से करनी है। अब अरेंजमेंट पता क्या होती है? जो वेरिएबल आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन में रोल प्ले कर रहा है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब जरा फिर से दिखाता हूं मैं, इसको देखिएगा, ये वाला। अब ये तो S1 तो जीरो हो जाएगा, एक वेरिएबल आएगा R1, तो आपकी सबको जीरो पुट करके इधर क्या वैल्यू निकलेगी? R1 इक्वल टू 10। क्योंकि ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, तो ये पहले कॉलम में R1 आप ले आओगे। दूसरा S2 कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो S2 ही आंसर आएगा, S2 इक्वल टू 6। तो दूसरा वेरिएबल इन दूसरा कॉलम S2 का होगा, पहला क्या होगा? R1 का, दूसरा S2 का, क्योंकि इसमें यही S2 यूज होगा, और क्योंकि और तीसरा R3 का। अब देखिए, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। देखिए, पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, इधर से आना था R1 इक्वल टू 10, तो R1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, देखिए बाकी सारे जीरोस। दूसरे में तो वही स्लैक वेरिएबल है, क्योंकि इसमें इश्यू नहीं है, तो वो क्योंकि सेकंड कंस्ट्रेंट है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन गया, ऊपर नीचे जीरोस। और तीसरा R2, क्योंकि इसको तो जीरो कर देना है, तो ये थर्ड कॉलम बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये अरेंजमेंट पता चल जाएगी। फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है, जो वेरिएबल आपको सॉल्यूशन वैल्यू दे रहा होगा, वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट का वो वेरिएबल फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा। इसमें S2 इक्वल टू 6 हमें दे रहा होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये R2 इक्वल टू 6, और S1 और S2 को हम पीछे ले जाएंगे। बताइएगा, इसमें इश्यू तो नहीं कोई? No issue, sir. No, sir. सर एक दफा रिपीट कर दो दोबारा। सर एक बात थी जी।
सर मैं एक और जुगाड़ भी होता है जिसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ लेस देन का साइन है ना, वहाँ उसको आप ग्रेटर देन कर दें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें वैल्यूज को। जी वो बिल्कुल नहीं हो ऐसे सकता हो क्या? सकता है। आपने ग्रेटर देन नहीं करना हो तो फिर एम टेक्निक की तरफ चले जाएंगे ना, लेस देन सबको बना लें, ऐसे हो सकता है। फॉलो करें? क्योंकि सर उसके अंदर फिर आपको R1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना, उसको लेस देन कर लें, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ना, मैं आपको दोबारा से इसको आंसर करूंगा कि ऐसा क्यों नहीं करना। ठीक है, समझ आ रही है ओके आपको? सर। तो वो मैं इसका आंसर करूंगा कि आपने इसको क्यों नहीं करना। तो जब ये सेशन खत्म होगा, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा केस जब आएगा, आपका नेम क्या है, मैं आपको नेम लेके दोबारा आपसे राब्ता करूंगा। क्या नेम है? साद अख्तर। साद अख्तर, हाँ 077 रजिस्ट्रेशन नंबर आप, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने वही करना है जो आपको कहा जा रहा है। अब आपने अभी जो एक स्टूडेंट ने कहा था दोबारा से बताएं, ये नजर आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ तक तो जिसने कहा था दोबारा से बताएं, नेम बताएं ताकि मैं उसको नेम के साथ, किस स्टूडेंट ने कहा था दोबारा से बताएं? सर साद अख्तर। हमजा। हमजा, आपने मुझे बताना है कि आपको इस बात की समझ आई है नहीं। यहाँ तक क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म में? जी सर ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो इसमें मैंने वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है, वो S1 पहले रखा, फिर S2, फिर S3, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आ रही थी वैल्यूज, तो हमने उसको इनफिजिबल सोल्यूशन आ रहा, तो हम पता क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल ऐड करेंगे आर्टिफिशियल प्लस R1। वो R1 क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रेंट का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम बनाएंगे, इसको हम पीछे रखेंगे और उसको पहला कॉलम बना देंगे। ये चीज आ गया, ये पीछे रखा, ये पहला कॉलम। दूसरा, ये वही पॉजिटिव वैल्यू के साथ रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जगह इसकी कहां, इसको उठा के R1 से थोड़ा सा आगे लेके आना है ताकि आइडेंटिटी का सेकंड कॉलम बने। और तीसरा, इसमें R3 ने आना, R2 ने आना है, तो इसको उठा के पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकाल दें। जाहिर है ये S2 होगा और ये R1, दोनों जगह से उठा के पीछे S1 के थोड़ा सा आगे ले, ये S1 के थोड़ा सा आगे आ जाए, और फिर R3 की ये फॉर्म बना लें। या इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकता हूँ, आपने सिर्फ यही देखना है, इधर आपको R1 वैल्यू दे रहा है, इधर S2 दे रहा है और इधर R2 दे रहा है, तो आपने वही बनाना है, R1 ये डायगोनल, R1 S2 R2, बाकी को पीछे ले जाए, उनको अलग अलग कॉलम बना दे। बेशक ये -S3 इधर चला जाए, S1 आगे आ जाए, नो इशू। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, श्योर सर। ठीक है। अच्छा, अब जी सर। अब आपके वेरिएबल्स कितने हो गए? 2 डिसीजंस थे, 3 स्लैक थे, तो 2 + 3 5 और 2 आर्टिफिशियल, 7 वेरिएबल। एक और चीज मैं इधर ही बताता चलूं, जो वेरिएबल्स ऐड हो रहा होता है उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं, जो वेरिएबल माइनस हो रहा होता है उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस। लेकिन जो ऑपरेशन रिसर्च की कम्युनिटी है वो इन दोनों के लिए जनरल नेम स्लैक ही यूज करती है, यानी सरप्लस बहुत कम लोग कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये भी स्लैक है, ये भी स्लैक है, ये भी स्लैक, तीनों स्लैक वेरिएबल्स हैं। लेकिन फर्दर अगर इनको क्लैरिफाई करना हो या डिफरेंशिएट करना हो तो पूछा जाए कि इन ये हैं तो तीनों स्लैक, तो उनमें से जो माइनस हो रहा है उसको सरप्लस कहेंगे, ऐसे कह सकते हैं उसको। पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आपका ये जो देखें, अब आपने इसमें स्टार ले सकते हैं, आपने असल में ना इंट्रोड्यूस करवा दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो मैंने R1 ऐड किया, तो ये कोई सेंसिबल अप्रोच है, मैथमेटिक्स इसकी परमिशन देती है? सर ये आप बताइए। बता रहे हैं टेक्निक है ये, लेकिन नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जब इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, वो ऑलरेडी इक्वल थी, माइंड में रखिएगा, जब मैंने इसको माइनस कह दिया तो ये इक्वल आ चुकी है, गारंटेड है, 100% ये इक्वल है। फिर मैं इस साइड पे सिंप्लेक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक वेरिएबल ऐड किया, तो बताएं मैथमेटिक्स की ये वायलेशन हो रही है, लेकिन Yes, sir.
मुझे जरूरत पड़ रही है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, तो सिंपलेक्स मेथड की वजह से मैंने बाय फोर्स ये एक अटेम्प्ट ली। लेकिन ये ऐसी है जैसे सब कहते हैं कि अगर आप किसी गुनाह को रोक नहीं, किसी बुराई को रोक नहीं सकते, तो दिल में उसको क्या समझे, बुरा समझे। अगर किसी बुराई को रोक नहीं सकते, दिल में उसका बुरा ही समझे। तो ये भी हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम स्टार्ट करने लगे थे सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन हमारे हाथ पांव फूल गए। तो उसमें हमने ये एक इररेलेवेंट अननेचुरल सी अटेम्प्ट ली है, इसको मैं अननेचुरल अटेम्प्ट कहूंगा। तो अननेचुरल अटेम्प्ट ली है किस लिए, सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इसको अननेचुरल ही समझना है, इसको बुरा ही समझना है और कोशिश करनी है इससे जान छूट जाए। आई थिंक ये एग्जांपल ठीक रही होगी समझाने के लिए। यस सर, बिल्कुल सही है। यस सर। तो स्टूडेंट ये ना समझे कि ये अभी इक्वल है, ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमने कुछ ऐड कर दिया, सिर्फ जुगाड़, इसको इसलिए जुगाड़ मैंने कहा था कि ये नेचुरल वे नहीं है, लेकिन हम इस जुगाड़ की रेमेडी या कंपनसेशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। वो कंपनसेशन आपको समझ आ गई, बाकी सिंप्लेक्स मेथड के वही रूल, टेबल उसी तरह सॉल्व होगा, वो तो टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम इस पे ले रहा हूँ। टेबल में तो मैं दोबारा तो नहीं मैंने बताना ये ऑपरेशन, सिर्फ थोड़ा सा आपसे पूछ लूंगा, तो इतना डिटेल उधर बताने की जरूरत नहीं है, फोकस इस पे करने जो नई चीज कर रहे हैं। जी, इसकी रेमेडी ये है, इसकी कंपनसेशन ये है, ये जो आपने R2 इधर इंट्रोड्यूस करवाए हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको नाम भी देखें, इसका नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कंपनसेशन या पेनल्टी, जाहिर है आपको सिंप्लेक्स मेथड के लिए ये जरूरत पड़ी है, तो आपने अननेचुरल अटेम्प्ट दी है, तो इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी देके फिर आप शुरू करोगे। वो पेनल्टी क्या है ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ये पेनल्टी देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये वाला, ठीक है। इधर देखें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा उससे पहले वाली फॉर्म ली है, नेम सी इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, पहले वाली लिखी है। क्यों, आपकी पेनल्टी इधर से ज्यादा समझ आएगी, बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा से उसको रिफाइन कर लेंगे। अच्छा, पेनल्टी मिनिमम को, अगर आप मिनिमम ऑब्जेक्टिव निकालना चाह रहे हैं तो पेनल्टी क्या हो सकती है। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं ये बंदा ना बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, इसको फायदा उठाने नहीं देना, क्या करना चाहिए हमें। पाकिस्तानी कल्चर है ना, कोई किसी को खुश देख नहीं सकते हम, तो इस उसका नुकसान करवा दें, इसका नुकसान करवा दें। वेरी गुड। तो ये मिनिमम लेना चाह रहा है, आप इधर कुछ ना माइनस कर दें ताकि वो ऐसी पेनल्टी हो कि उसको पता चले कि हाँ किसी पाकिस्तानी से वास्ता पड़ा। तो जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं आपने उनकी इधर पेनल्टी, और उस पेनल्टी को कहते हैं एम पेनल्टी देंगे। एम एक बिग अमाउंट है। मसलन मैं कह देता हूं कि अगर ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हो 10, 6, 6 इतनी वैल्यूज आ रही हैं, तो इस डोमेन में जिसमें सिंगल डिजिट ही है, सिर्फ एक वैल्यू ही नजर आ रही है 10, तो बता सकते हैं इस सिस्टम के लिए बिग वैल्यू क्या हो सकती है। अगर डोमेन 1 to 9 तक का है, एक 10 है, चलो 20, इसके लिए बिग अमाउंट क्या हो सकती है, 100 हो सकती है। आप एज्यूम कर सकते हो 100 इसके लिए। तो आपने इसको इतनी पेनल्टी देनी है कि ये याद रखे कि जी मिनिमम होने ना दे, और वो इधर क्या करेंगे माइनस। तो वो सर ये तो इंफिनिटी में नहीं चला जाएगी बात। हाँ, उसमें बाद में हम उसकी तरफ आएंगे कि इससे जान कैसे छुड़ानी है। जाहिर है एक तरफ पाकिस्तानी से वास्ता पड़ा है, दूसरा बंदा मिनिमम वाला भी तो एक क्लाइंट है ना, उसने भी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने है ना, तो वो देखेगा कि जो मुझे पेनल्टी पड़ी है मैंने इससे बचना कैसे है। ठीक है, यस सर, राइट। यस सर, गॉट इट। अब ये पेनल्टी आपने क्या करना है, ये R1 और इसके साथ एक बिग अमाउंट मल्टीप्लाई कर देनी जिसको M है, और वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ये देखिए, सॉरी ऐड, ये क्या कहना चाहिए, ये मिनिमम हो रहा था, मैंने उसको प्लस कर दिया। मिनिमम केस में प्लस करना है, पहले मैंने गलत कहा कि माइनस करना था।
क्यों? माइनस से तो मिनिमम से और अच्छा आंसर उसको मिलना था। तो ये देखिए मैंने दो ही आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए थे, तो दो पेनल्टीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देनी है और दोनों को प्लस करना है। करना क्या है, m एक बिग अमाउंट है, उसको r1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड कर दिया। फिर देखा और कौन सा आर्टिफिशियल वेरिएबल ये है, इसके साथ m को मल्टीप्लाई किया बिग अमाउंट को और इधर ऐड कर दिया। तो दो पेनल्टीज थी, दोनों मैंने ऐड कर दी, यानी दो आर्टिफिशियल वेरिएबल से दो पेनल्टीज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और अगर एक ही वेरिएबल होता तो सिर्फ एक ही mr1 कर देते। अगर तीनों के तीनों आर्टिफिशियल वेरिएबल होते तो मैंने पेनल्टी क्या करनी थी, प्लस mr1 प्लस mr2 प्लस MR3 mr3। तो आप समझ लें ये पेनल्टी करनी क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के साथ बिग अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था, एक बिग अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, mr1 हो गया, इसको आपने मिनिमम वाले में ऐड कर दिया। और इसी तरह दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसके साथ m को मल्टीप्लाई किया mr2 और mr2 इसमें ऐड कर दिया। आई थिंक समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर, आ रही है। थोड़ी सी चीजें बढ़ रही हैं तो जाहिर है ह्यूमन बीइंग की मेमोरी, यानी ये कह लें कि उसके माइंड की कैपेसिटी तो अब्जॉर्ब करने की ह्यूज है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तेजी से चीजें आनी शुरू होती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, नो प्रॉब्लम। ये इतनी दफा ये भी डिस्कस होगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आपसे पूछना है, अगर ये मैक्स ऑब्जेक्टिव होता तो फिर पेनल्टी क्या होनी थी? सर फिर माइनस minus mr1 माइनस फिर mr2। माइनस आना। हाँ, फिर माइनस होनी थी। अब ज़हन में रखिएगा, इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है, तो आपने उन दोनों पेनल्टीज को ऐड कर दिया। और अगर ये दो वेरिएबल्स हैं और मैक्स ऑब्जेक्टिव होता तो उन दोनों को माइनस mr1 माइनस mr2, तो मेन और मैक्स दोनों केस डिस्कस हो गए। बस इतना ही इसका मेन और मैक्स का की चेंज का फर्क है। बाकी रूल्स तो आप सीख चुके हैं, मिनिमम में एंटरिंग वेरिएबल क्या होगा, मैक्सिमम में क्या होगा, वो वही है सिंप्लेक्स मेथड के। जी बताइएगा, कोई पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है, Yes, sir, मैंने okay. अभी भी कहा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। ये पेनल्टी आपने डिसाइड करनी है 0 लाने से पहले। क्यों? यहां से पता चलेगा कि मिन है प्लस करना है, मैक्स है तो माइनस करना है, फिर बाद में आप इसको इस साइड पे लाके न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो अब देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? ये इधर चलेगी -4x1, ये देखिए ये +3x2 है, माइनस हो जाएगा। ये पेनल्टी प्लस थी, माइनस mr1, ये प्लस थी तो माइनस mr2। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपने जब पेनल्टी डिसाइड करनी है तो वो इस फॉर्म के अंदर मिन में ऐड करना है, मैक्स में माइनस करना है, और बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म ले आनी है। क्योंकि ये मिन था, आपने ऐड की, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वो इधर लेके आना चाहिए, राइट हैंड साइड 0, तो ये बनेगी। जी पॉइंट क्लियर है? यस अच्छा अच्छा, अभी तो मैंने डिटेल में बहुत डिटेल में ये बात बताई, लेकिन अगर देखा जाए काम कितना था, मैं दोबारा आपको शॉर्टली बताता हूँ। बड़ा सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये देखें, ये मेरे सामने है, क्या करूंगा, +r1 +r2 अरेंजमेंट कर दी, कोई इशू नहीं, 1 मिनट में हो गया, राइट। फिर Yes. पेनल्टी देनी है, पेनल्टी देनी है। ये दो वेरिएबल हैं, दोनों को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम। नो सर। और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अब ले आओ। देखें कितना 1 मिनट का काम था। यानी अगर हम प्रॉब्लम के स्टार्ट से चलें तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, दो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट थी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया स्लैक वेरिएबल्स तीनों भी आएंगे, इक्वालिटी के लिए तीनों वेरिएबल्स लेके आने हैं, S1 S2 S3। सिर्फ यह कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन थी -S1, दूसरी लेस देन इक्वल टू थी +S2, और तीसरी ग्रेटर देन इक्वल टू थी तो -S3। वो ले आए, लेकिन हमें इससे स्टार्टिंग बेस से इनफिजिबल सोल्यूशन मिला। उसको फिजिबल बनाने के लिए हम M टेक्निक पे आए, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ? जहां पे जिन कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू थी, -S1 था तो आपने एक वेरिएबल ऐड कर दिया +r1, दूसरा S2 हमें सूट करता था, उसमें कुछ नहीं किया, थर्ड
आपका -S3 था, उसमें +R2 ऐड कर दिया, और ये पेनल्टी ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमम के केस में +MR1 +MR2 ये ऐड कर दी, बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आके ये बन गया। तो मैंने पूरा प्रॉब्लम 2 मिनट के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। होपफुली आपने समझ लिया होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। जी सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। अब मुझे आपको सॉल्व करने से पहले जरा टाइम बताएं कितने, ताकि मैं एक स्टोरी डालना चाह रहा हूँ। सर हाफ एन आवर, कितने? सर हाफ एन आवर है, ये 10:15 हो गए हैं। तो अच्छा 30 मिनट्स लेफ्ट। चलो ओके, बिल्कुल स्टोरी आएगी और इसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वो ये देखें, आपने ये अननेचुरल से वेरिएबल्स ऐड किए हैं, अननेचुरल वेरिएबल ऐड किए हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट पे जाहिर है ये स्टार्टिंग बेसिक होगा आपका R1, S2 और R2, और ये लीव भी करेंगे। आपकी कोशिश क्या होगी? आपकी कोशिश ये होगी सॉल्व करते हुए ये जो R1 है स्टार्टिंग, जब आप टेबल के अंदर लेके जाओगे तो आपकी कोशिश क्या होगी? ये बेसिक रहे या ना रहे ऑप्टिमल लेवल पे? बेसिक है। नहीं, ये बेसिक रहना नहीं चाहिए। शुरू में तो वो आ गया क्योंकि आपने अननेचुरल एक्टिविटी की है और उसकी गो की पेनल्टी दे दी, आपने पेनल्टी दे दी है, लेकिन आपकी कोशिश तो नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो जो मॉडल है वैसे ही सॉल्व होना है। आपकी दुआ तो हो सकती है ना, आपकी होप हो सकती है कि ये वेरिएबल आखिरी जो आइट्रेशन आएगी उसमें बेसिक सेक्शन से ये निकल जाए। जब ये निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 क्या हो जाएगी? 0। अगर ये भी निकल जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपके अगर आखिरी आइट्रेशन में ये दोनों लीव कर जाएं, 0 हो जाएं, तो बताएं 0 0 0 आपका वही पहले वाला नहीं रहा ऑब्जेक्टिव? यस सर। जी सर, अननेचुरल को खत्म करते थे। हाँ, ये वो जुगाड़ थी जो आपने रिस्क लिया, लेकिन होप, इस होप के साथ कि बाद में इससे जान छूट जाएगी। अगर ये ना लीव हुआ तो आपको अंदाजा नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव फर्ज करें जी ऑप्टिमल लेवल पे 20 आता है, तो पता उसमें से ये 20 आता है, तो ये देखें इधर क्या हाल होगा उसका। आपका R1 फर्ज करें 2 आ जाता है आखिर में बेसिक सेक्शन में, तो 2 × 100, इसको आप 100 सपोज कर लें, 200, वो 20 आ रहा था, इसने उसको 200 ऐड कर दिया, तो मिनिमम तो ना रहने दिया, पाकिस्तानी था, उसने तो अच्छी तरह हिसाब लिया इस बंदे से। तो ये इतनी बड़ी पेनल्टी हमने डाली है इसलिए कि अगर ये ना लीव हो सके तो इतनी बड़ी पेनल्टी पाए कि मिनिमम ले ही ना सके। बंदा कहे कि मैं ये सॉल्व ही नहीं करता, मैं तो इस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना ही नहीं है मैंने। ये था कॉन्सेप्ट। और अगर हम इस होप के साथ हैं कि ये लीव कर जाएंगे, और अगर वो मॉडल वाकई सही बना हुआ तो ये 100% लीव करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम, मैं एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपका एलपी मॉडल सही बना हुआ है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट के साथ, सही है मॉडल, यानी उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, तो 100% है ये फाइनल आइट्रेशन में ये लीव कर जाएंगे और 0 हो जाएंगे। और 100% है आपका मिनिमम उसी तरह अचीव क्या किया। ये वेरिएबल स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए आपको जरूरत थी, सिंप्लेक्स तो चल ही नहीं सकता था, आप सिंप्लेक्स लगा ही नहीं सकते, तो इसने आपको हेल्प करके सिंप्लेक्स लगाया। आपने उसकी पेनल्टी पहले से दे दी कि मैं ये जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, ये फाइन मुझे आप कर सकते हैं। लेकिन वो मॉडल ठीक था, 100% ये लीव कर जाएंगे और आखिर में पता क्या चलेगा, पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका काम हो गया, आपने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर दिया, ये अचीवमेंट हुई है। अदरवाइज तो सिंप्लेक्स मेथड ने हाथ खड़े कर दिए थे, सिंप्लेक्स कहता था मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ये तो इनफिजिबल स्टार्टिंग सॉल्यूशन आ गया। जी बताएं, कुछ फॉलो करें थोड़ा सा। चलें एक और चीज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 5 मिनट है एक और स्टोरी के लिए। वो ये है, किसी को बैंकिंग सिस्टम का पता है, इंटरेस्ट का, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया कभी, किसी ने? यस सर। क्रेडिट कार्ड पता क्या होता है? आप जरा गौर कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड लेते हो और वो कहते हैं कि जी ये क्रेडिट कार्ड है, फर्स्ट मंथ हम
आपको लोन देंगे, फर्स्ट मंथ आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट 1 मंथ के बाद आप रिटर्न करते हो तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लेट होते हो तो क्या कहते हैं, ये फाइन होगा आपको, जिसको इंटरेस्ट हम बोलते हैं। ऐसी है। तो अब आप देखें, ये वही इंटरेस्ट है, यानी उन्होंने जो लोन दिया है और फर्स्ट मंथ तक की रिलैक्सेशन है। पेनल्टी नजर आ रही है आपकी डील, कुछ लोग कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनसे सिर्फ यही पूछता हूँ, आपकी डील ही यही है कि अगर आप 1 मंथ तक रिटर्न ना करें तो क्या होगा, सू देंगे। पता नहीं लोग कैसे जस्टिफाई कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को, कि देखिए आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मे बी कुछ लोग इधर क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और वो कहें जी सर ऐसे ही कह रहे हैं, तो भी मेरा भी एक डिफरेंट ओपिनियन है, आप वो भी सुन सकते हो। आपकी डील ही ये हो रही है कि जी अगर फर्स्ट मंथ तक आप नहीं पे कर सके तो आप ये इंटरेस्ट दोगे, तो डील में इंटरेस्ट वाली डील है। हाँ, अगर आप बच सकते हो उससे, क्या करते हो, जल्दी रिटर्न कर दो लोन, जो एडवांस में आपने लिया होता है, आप उससे बच जाते हो। तो आपके साथ जो एग्रीमेंट है, ये कहना वो इंटरेस्ट फ्री है, मैं नहीं समझता वो इंटरेस्ट फ्री है। आप अगर आप नहीं दे सकते, आपकी तो डील में शामिल है, आप उससे कह रहे हो बैंक को कि हम पेनल्टी देंगे, इंटरेस्ट देंगे अगर हमने टाइम पे ना दिया, तो डॉक्यूमेंटेड है ये इंटरेस्ट। तो आप देखें इसमें भी यही है, ये सूदी डील है, आपने उन्होंने लोन दे दिया, ये देखें आपको, आपके साथ एग्रीमेंट हो गया जी, लोन हो गया, और आपको इधर डील में भी आ गया कि जी ये उसका इंटरेस्ट रेट होगा अगर टाइम पे वापसी ना हुई। एंड पे क्या हुआ, अगर आप टाइम पे वापस करते हो तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। टाइम पे वापस होने का मतलब है मॉडल ठीक है बिल्कुल, आपने जो लोन लिया हुआ था टाइम पे वापस कर दिया, जब टाइम पे वापस करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। आप क्या करोगे, आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, जीरो जीरो, ये सब निगलेक्ट हो गए, तो बगैर इंटरेस्ट के आपने लोन उनको वापस कर दिया। लेकिन अगर फर्स्ट मंथ तक आपने वापस ना किया तो फिर क्या होगा, आएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, देनी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पेनल्टी जो है ये उस एग्रीमेंट का पार्ट है, और आप इस होप से कि आप किसी तरह ये जीरो हो जाए, आप इस पेनल्टी से बचें। तो ये जो जुगाड़ है ये रीजनेबल है, इसको एम टेक्निक कहा गया है, ये रीजनेबल, यानी कहने का मतलब है आपको इधर वेरिएबल, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, आपको एक इधर स्टार्टिंग सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया, इधर भी नहीं मिल रहा था आर्टिफिशियल वेरिएबल, साथ ही इधर पेनल्टी रख दी। और अगर आपका एक मैं चीज स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपका ये मॉडल जो शुरू में क्वेश्चन दिया गया था, अगर वो मॉडल का ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 100% ये दोनों फाइनल आइटरेशन में जीरो हो जाएंगे, और आपका सेम वही प्रॉब्लम, यानी आपने स्टार्टिंग कंडीशन भी मीट कर ली और सॉल्व करते हुए एंड पे दोनों जीरो भी हो गए, पेनल्टी भी गई। तो आपका देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट, अदरवाइज तो आप सिंपलेक्स मेथड से हेल्प ही नहीं ले सकते थे। जी बताइएगा क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का? 100% जरूर। गुड। यस जी सर, दूसरे स्टूडेंट भी को बताएंगे? चलें, नहीं बताना चाहते, अच्छा चलिए। अब आपको एम टेक्निक का समझ आ गई, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको जी, आपने दो तो जीरो थे ही, इन दो को भी जीरो लेना, इसको जीरो नहीं लेना क्योंकि ये आपके सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये दो और ये दो जीरोस, R1 10, देखें R1 10, S2 6, S2 6 R2 6 और R2 6। अब मेरे ख्याल में ये स्टार्टिंग सर बेसिक है, यहाँ पे हम S1 और S3 को भी डिसीजन वेरिएबल कहेंगे। जीरो ले। हाँ मैंने कहा था जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है उसका स्लैक भी जीरो कर देना है, ये कह लें आप, ठीक हो गया? जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है उसका स्लैक जीरो करना है, ये स्लैक तो आपको ये दे रहा है, इसको नहीं जीरो करना। फॉलो कर लिया पॉइंट को? जी कर लिया। यस आवाज नहीं आई? यस सर। अच्छा चलिए, अच्छा अब
आपका ये स्टार्टिंग बेसिक है, लेकिन अब क्या है ये, अब ये फिजिबल है। अब कह लें जितना जो हमने वर्क किया ये सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन को मीट करने के लिए। चलिए जी सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें m अगर हम टेबल में रखेंगे तो क्या करेंगे, m तो कोई वैल्यू नहीं है ना, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो पुराने लोग थे वो m रख के भी इसको सॉल्व कर लिया करते थे। जब मैंने ये पढ़ा था सब्जेक्ट, तो हम उस वक्त m की कोई वैल्यू नहीं लेते थे, m को m रख के ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन नए पाकिस्तान में नई बुक्स आई, रिवाइज वर्जन में कहा कि m को ज़ाहिर है कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है, तो कंप्यूटर ने तो m को कैसे टैकल करेगा, तो वो बिग अमाउंट उन्होंने एज्यूम कर ली। ये बिग अमाउंट 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 1 बिलियन। ये क्यों, कैसे लेनी है? देखिए आप देख रहे हो पूरे सिस्टम में आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10। तो मेरे ख्याल में इस सिस्टम के लिए 100 एक बिग अमाउंट है। लेकिन अगर इधर कोएफिशिएंट होता 70x1, 85x2, यहाँ होता 500 -500x1, तो फिर क्या लेते हैं आप इधर? 1000 10,000 नहीं, 1000 भी कम, 10,000 ले लेते। और अगर ये उससे भी ज्यादा डेटा हो, आपने इसकी वैल्यू वो लेनी है जो आपके पूरे डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बाहर हो। आपने देखना है कि इसमें इस डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो m की लॉजिक असल में ये है कि पेनल्टी आपने इतनी इंक्रीज करके देनी है ताकि उसको लग पता जाए। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो ये आप 100 लेनी है। अब देखें इधर कितने वेरिएबल्स आएंगे, 1 2 3। इनकी सीक्वेंस वो इंपॉर्टेंट है डायगोनल केस है। इधर तो सीक्वेंस और है, ये देखें R1 S2 R2, ये आपका डायगोनल था, इसको आखिर में रखने और ये ऑर्डर कर दें X1 X2 S1 S3। जी ऑर्डर क्लियर? जी सर। तो बस आपने ये जो कॉलम्स हैं इनकी आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको लास्ट पे ये R1 S2 R2 ये ऑर्डर रखना है और दूसरों का ये ऑर्डर। अब देखें R1 10, इधर क्या आएगा S2 6 S2 इक्वल टू 6 सर। 6 आ गया। R2 is equal 6। इधर क्या आएगा R2 R2 इक्वल टू 6। अब देखें आप कंफर्टेबल होंगे, थोड़ी सी एक और हर्डल आएगी, उसको देख के फिर हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए Z0, ये देखें ये अगर 100 सपोज कर लूं तो ये क्या है -4x1 -4। इधर क्या आएगा -3 -3 -3 -1000 0 0 इधर -1000 -100 इधर 0 0 -100 -100। जो मिसिंग है उनको 0 कर दें, बाकी वही लिख दें। ये ठीक है डेटा? यस Yes, sir. नो इशू। अब कॉलम वाइज देखें, जो आपने इधर बनाया वही इधर तरतीब रखी है, तो उसी तरह 2 1 -1 0 1 0 0 कॉलम के अंदर देख लें, इधर भी देख सकते हैं। -3 2 0 0 0 1 0 और तीसरी भी। कोई इशू तो नहीं है? No, sir. सर अच्छा, अब देखिए, अब स्टार्ट करने से पहले हम पता क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी है। ठीक हो गया? नो एरर। यस और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, सर जी के 0 ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर क्या होने चाहिए, इनके अंदर क्या होने चाहिए। 0 तो Zero. देखें एक वायलेशन और हो रही है, इसको जीरोस बनाना है। जब जीरोस बना लेंगे फिर सिंप्लेक्स मेथड कहता है मुझसे बात कीजिएगा, उससे पहले मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है? जी सर। तो अभी भी आप सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने से एक स्टेप दूरी पे हैं। तो आपने इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, रो ऑपरेशन है ना। सर जो R1 है उसे 100 टाइम्स ऐड कर दें। डिवाइड नहीं, मैं कहने का मतलब है 0 करने के लिए रो ऑपरेशंस तो है ना आपके पास मैट्रिसेस में। यस सर। तो अब देखें
ये आपका मैंने रेड कलर इसलिए किया कि ये वायलेशन हो रही है, तो इट मींस आपने इन दोनों को 0 बनाना है। अब देखिए ये रो है एक, ये 1, इसको इसके साथ रिलेट करके इसको चेंज कर लें और जो रिजल्ट आएगा यानी न्यूज ही आ जाएगी, फिर इसको इस रो के साथ ऐसे करके ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है। यस सर, हो सकता है। अच्छा चलिए देखते हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये नॉन, देखें जी ये बता रहे हैं कि जी अभी सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं आइडेंटिटी और बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जीरोस। रो के लिए वही नहीं होती न्यूज, ये हमने न्यू लेके आना चाह रहे हैं, तो न्यू जी इधर लेके आना चाह रहे हैं, क्या होगा ओल्ड जी माइनस बताएं पिवट कॉलम कोएफिशिएंट इनटू पिवट रो, जहां पिवट रो थी अब इस 100 को इसके साथ लेनी है तो R1 रो समझें इसको। तो ये देखिएगा न्यू जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी इसको नहीं बनाना चाह रहे हैं इधर 0 लेके आने के लिए। करंट जी कौन सी है, ये वाली। पिवट कॉलम कोएफिशिएंट होता था ना, उसमें हम इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे ना, इसके, तो ये कोएफिशिएंट होगा। इधर पिवट नहीं कहेंगे, वैसे देखेंगे कॉमन आम जनरल रो ऑपरेशन लग रहा है कि जैसे देखें इस कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा, यही रो ऑपरेशन चलेगा ना। तो उसमें ये हो जाएगा करंट जी ये हो जाएगी माइनस फार्मूले का और ये कोएफिशिएंट -100 मल्टीप्लाइड बाय ये रो R1 रो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बताइएगा। नो सर। सर एक No, दफा sir. रिपीट कर दें। जब मैंने रो ऑपरेशन सिंपलेक्स मेथड जब मैं लगाता था उसमें होता था करंट जी को देखना है ना, करंट जी माइनस पिवट कॉलम को, उस वक्त पिवट कॉलम होता था, वो पिवट कॉलम इसलिए होता था कहीं 1 होता था नीचे, हम उसको उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके 0 लेके आना चाह रहे होते थे। तो इधर करंट जी ये है माइनस वो जो कोएफिशिएंट है वो है जो उस रो में जिस रो के साथ उस 1 की वजह से इस रो के साथ ऑपरेशन करना है हमने। देखें मैं इस कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये भी -100 हो जाएगा और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ऐसी है ना। तो जहां पिवट रो है वहां पिवट रो का नाम नहीं होगा, R1 रो है जिसके साथ इन दोनों के साथ रो ऑपरेशन, ये करंट जी और ये पिवट रो का रोल प्ले कर रही है। पिवट तो नहीं कहना चाहिए, R1 रो। और कोएफिशिएंट कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो आप इसमें ये लिया -100 इनटू ये R1 रो, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड, एक स्टेप दिखाया मैंने, फिर एलिमेंट बाई एलिमेंट ऐड किया, ये मैंने न्यू उसी के ऊपर ओवरराइट कर दिया। जरा देखें इधर 0 आ गया है तो उसके हिसाब से देखें ये सारी वैल्यूज चेंज होगी। ये 0 कहाँ था, ये देखें 1 सॉरी ये 0 आया है, ठीक है, और बाकी ये चेंजेस आ गए। तो अब ये रो आपने इधर इसी के ऊपर ओवरराइट कर दी, आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी फॉलो किया पॉइंट को। यस सर। जी सर। अब आपने इस इधर 0 लेके आना है, किस रो के साथ वर्किंग करेंगे, R2 सर। R2। ये देखिए इसके R2 सामने आपको 1 R2, इट मींस ये करंट जी अब ये है जो मॉडिफाइड वर्जन है, अभी ये करंट जी है माइनस कोएफिशिएंट कौन सा है, R2 -100 मल्टीप्लाइड बाय कौन सी रो, R2 गुड। तो अब आप क्या करोगे, न्यू जी कैलकुलेट करनी है, मैं न्यू जी इधर ही ओवरराइड करूंगा। करंट जी ये है और क्योंकि ये 1 की वजह से तो कॉलम ये बनेगा, तो पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये बन जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ये रो। तो आप देखें ये आपने इसको 0 करने के लिए किया है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलिमेंट बाई एलिमेंट, ये आपको इधर भी 0 आ गया। अब आप ये माइक ऑफ कर दें प्लीज।
अच्छा, अब आपने ये चीजें इधर प्लेस कर दें, ओवरराइट कर दें, नहीं आ जाएगी। जी बताइएगा, अब कंडीशन मीट हो गई। Yes, sir. यस सर। अब आप देखें, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये जीरोस, यानी समझ लें अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। जरा टाइम बता दें कितने मिनट से। सर 10 मिनट। 10 Sir, मिनट 10 लगे। minutes. तो आपकी अटेंडेंस जूम से ले लूंगा और ये 10 मिनट्स में आप देखें, अब आपका सिर्फ दुआ करनी है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या हो जाएं, 0 0 0. बेसिक सेक्शन से लीव करना है, जबरदस्ती Yes. नहीं करना, लेकिन ये कि दुआ करनी है कि ये लीव हो जाए। और अगर आपका मॉडल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 100% ये जीरो होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सर ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना जिसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तो उसका 0 बिल्कुल 0 ना बिल्कुल आए। बिल्कुल आएगा। मैंने तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देना जिसमें R1 लीव ना हो या R2 कोई एक आध लीव ना हो, ये भी आपको सिखाऊंगा। अगर वो लीव ना हो तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है? ओके लेकिन सर। सर वो सॉल्यूशन तो होगा ना वहां तक, नहीं, मतलब सॉल्यूशन होगा पॉसिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन। यस तो तो इनफिजिबल पता क्या चलेगा कि अब सॉल्यूशन एंड कर देना हमने? जब वो ऐसे करते हैं, जब वो आएगी सिचुएशन उस वक्त बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा डिबेट करनी है हमने इसके ऊपर, राइट? यस सर यस। अच्छा, आपने देखा होगा इस दफा ये जी 0 से 16 हो चुका है रो ऑपरेशंस की वजह से, इधर जीरोस लाने की वजह से। देख रहे हैं? Yes, sir. जी यस सर। सर। आपने ये टेंशन नहीं लेनी, आपने बस रो ऑपरेशन लगा के जो भी रिजल्ट्स आने इधर लिख देना है। अब सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मिन है, क्या ये ऑप्टिमल है? नो सर। ये तो बता दो। अगर आप No, बताएंगे नहीं तो लेक्चर टाइम पे खत्म नहीं होना। मैंने इतना, अब ये आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, अब आपके हवाले है ये क्वेश्चन। सर Minimum- S1 और S3 नहीं की है। वजह से आई थिंक ये मिनिमम नहीं है। नहीं, थोड़ा नो सा सर, गलत। X1 और X2 की वजह से, क्योंकि वो तो नेगेटिव ऑलरेडी है। यस, मिनिमम में सारे नेगेटिव चाहिए हमें। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? यस सर। यस सर। नहीं, अभी स्टूडेंट ने एक ने और सबिहा नाम है, ये क्या जी नाम है? सर मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है। अब इनकी वजह से ये ऑप्टिमल नहीं है। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? 296 X1 मैक्सिमम पॉजिटिव, आप इस तरह कहें, मोस्ट पॉजिटिव। सर मोस्ट पॉजिटिव। यस। अब ऑब्जेक्ट देखें, मैंने इधर लिख दिया ऑब्जेक्टिव मिनिमम, इसकी वजह से ऑप्टिमैलिटी ये देख के पता चला नॉट ऑप्टिमल। और आप क्या करेंगे? एंटरिंग 296 लीव करेगा और नहीं, पॉजिटिव लीव करेगा सर। एंटरिंग लीव नहीं, एंटरिंग वेरिएबल है ये। एंटरिंग जो वेरिएबल एंट्रिंग वेरिएबल सॉरी और लिविंग के लिए क्या Ratio. करेंगे? रेशियो। Ratio. रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब सिर्फ आप देखते जाएं, मेरे ख्याल में आपको पता है, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट जी करता सर। जाऊंगा। ये आपका यस पिवट सर कॉलम है, सॉल्यूशन कॉलम को x1 एंटर्स। लिविंग वेरिएबल के लिए क्या करेंगे? रेशियो टेस्ट हाँ, रेशियो में 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5, ये ये नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा, है, इग्नोर कर देंगे। और ये 6। तो मिनिमम कौन सा लीव करेगा? 5 5 10 डिवाइडेड बाय 2 R1 R1 R1. R1 लीव करेगा। ये इग्नोर कर दें, ये R1 और R1 लीव कर देगा। ये तो दुआ किसी की कबूल होगी कि R1 पहले ही अटेम्प्ट में लीव करेगा। चलें, बहरहाल रो ऑपरेशन नेक्स्ट कंप्यूटेशन होगी। ये पिवट एलिमेंट, अब कंप्यूटेशन क्या कह रही है? जी को कैलकुलेट करने, सॉरी x1 एंटर होगा R1 की जगह पे, इधर ये आ गया x1, R1 लीव कर गया, दूसरे वैसे ही रहने दिए। और कॉलम कौन सा होगा? यही ग्रे कॉलम, यस सर। 0 वही करंट, सॉरी पिवट रो, पहले ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पिवट रो जो एंटर हुआ है, ये हमारी फर्स्ट रो होती है। सबसे पहले ये क्या होती है? ओल्ड पिवट मीन ये ये जो R1 है डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट 2। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो अगर सर। इशू हुआ भी No, sir. तो पुराने पाकिस्तान वाली बातें ही है, कोई नई बात नहीं है। तो इसको ये दे दिया आपने, पिवट रो कैलकुलेट कर ली। अब आपने जी लेनी है। जी के लिए करंट ये
माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 296 मल्टीप्लाइड बाय ये पिवट रो, बस मुझे सुनते जाएं, ये पिवट रो सॉल्व करके मॉडिफाई, ये सारे स्टेप्स हैं, रिकॉर्डिंग में भी आ गए, आप खुद भी देख सकते हो, एक एक स्टेप मैंने इधर करके दिखाया है। और ये काम आपने रफ वर्क में करना है। आंसर शीट ये बन रही है, ये क्योंकि स्लाइड आपको दिखाना होता है तो इसलिए मैं इधर ही दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये सारा काम रफ वर्क में होना चाहिए। बस आपने ये लिख दिया, अगर सही है तो आपको पता है। ये न्यूज ही आ गई। नेक्स्ट S2 रो, करंट S2 पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -3 इनटू न्यू पिवट रो, ये आ गई। नेक्स्ट R2 करंट R2 पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 1 इनटू ये न्यू पिवट, जल्दी से लिख दिया, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आ गई आपकी कैलकुलेशन। अभी क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे। ये देखिए x1 पहला, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और जी में भी 0 है, साथ वो भी देख लें। S2 दूसरा कॉलम है, 0 1 0, सेकंड पे 1 है। R2 तीसरा कॉलम है, ये और ये 0। इट मींस कैलकुलेशन हमारी ठीक हो गई। अब फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इज इट ऑप्टिमल? नो सर। No, sir. एंटरिंग कौन सा होगा? मोस्ट पॉजिटिव X2. X2 Sir, 49. X2, यस, ये कॉलम बन गया। और लीव किसने करना है उसको भी देख लेते हैं। रेशियो 5 डिवाइड बाय 1/2 जो मल्टीप्लाई करके लिख दिया 10, 21 डिवाइड बाय 3.5, 1 डिवाइड बाय, R2 लीव करेगा और मिनिमम रेशियो आपकी R2 लीव करेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये भी निकल, इससे भी जान छूट गई। ये पिवट एलिमेंट और कैलकुलेशन क्या होंगी, ये लीव करेगा, इसकी जगह पे x2 एंटर होगा, ये x2 एंटर हो गया R2 की जगह पे। तो सबसे पहले ये कॉलम पिवट, न्यू पिवट रो ये कैलकुलेट होगी, ये हो गई। फिर क्या करना है, z, अब आपको पता है कैसे करना है। x1 आपको पता है, S2 आपको पता है। ऑप्टिमलिटी आ गई या नहीं? सर ये जो 5 की रेशियो है वो 5/2 मिस्टेक हो गया शायद। नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 1/2, वो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो। 5 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी 5 को डिवाइड करना है 1/2, तो 2 ऊपर नहीं आ जाएगा। जी सर, सही है। ठीक है, अब बताएं ये इज इट ऑप्टिमल और नॉट? ऑप्टिमल है सर। Yes, sir. ऑप्टिमल। सर बेसिक सारे अब 0 और बाकी नेगेटिव। वो आप चेक कर लीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ठीक है, ये ऑप्टिमल है, यस। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, x1 4, x2 2, और बाकी सारे S2 भी है और बाकी सारे जीरोस हैं। आप देखें, स्टॉप कर दें, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और z कौन सी ऑप्टिमल, 22। और अब आप देखें क्या पेनल्टी पे करनी पड़ी है, जरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये देखें, z आपको 22 है, चेक भी कर सकते हैं। ये क्या है, 0 0 0 0. दोनों 0, मींस आपने टाइम पे लोन पे कर दिया है। कितने लोगों को समझ आई आज का मैथ? Sir, clear है. मैं सर clear आगे हूँ। नबील जावेद ने आगे handle सर किया। आज की लगती है। सर एक ये कंफ्यूजन है कि जो m की वैल्यू लेनी है वो 100 कुछ भी ले सकते हैं, 50 कुछ भी ले सकते रेंज हैं से आप, ज्यादा होनी चाहिए। यानी फर्ज करें आपको अगर समझ नहीं आ रही ना कितनी लें, अब 1 बिलियन ले लें, टेंशन नहीं। ठीक है, और लेकिन पता क्यों इतनी नहीं लेनी, और आप मैथमेटिक्स को जानते हैं, डिवीजन और इस तरह से, और उसमें वो क्या आ जाता है, एरर आना शुरू हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन में वो एक कैपेसिटी होती है, आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, इतनी मिनिमम ना आ जाए आंसर कि वो आपका डबल वेरिएबल में भी स्टोर ना हुआ हो। फॉलो करें इस पॉइंट को, आपकी वैल्यू Yes. इतनी छोटी भी ना हो जाए कि आप जब इसको कंप्यूटराइज करेंगे तो उसको कोई वेरिएबल में नहीं स्टोर हो वो,
तो ये जरा ये ध्यान में रखना है। अभी जब आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सामने रखते हुए इतनी बड़ी वैल्यू लें जिसमें आपकी वो जो आंसर है वो इतना स्मॉल ना आ जाए, वो आंसर इतना लार्ज ना आ जाए। जाहिर है ये चीजें मल्टीप्लाई भी होनी है बिग वैल्यू, और डिवाइड भी हो सकती है। तो बहुत लार्ज अमाउंट अगर डिवाइड होती है तो इतना स्मॉल आंसर आता है, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी स्मॉल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो एरर आ जाएगा। फॉलो किया पॉइंट को? सर अगर हमारे प्रॉब्लम में टेंस में वैल्यूज हैं, लाइक मिनिमम 100 है, तो उसके बाद हम 100 दे सकते हैं। अगर 100 से थोड़ी ज्यादा अगर हमारी प्रॉब्लम में कोई भी एक वैल्यू है तो हम उसको 1000 में ले लें। देखिए मैं एक और इससे भी आगे एक और स्टेटमेंट दूंगा, वो ये, आप तो सामने सिस्टम को देख रहे हैं ना, जो सिस्टम बना रहे हैं, जिन्होंने मॉडल डिजाइन किया, उनको पता होगा कि उनके जो भी, उनको तो हर वेरिएबल का पता होता है ये क्या चीज है, तो उनको पता होगा कि उनके इस मॉडल के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो मॉडल टीम बैठ के डिसाइड कर सकती है। इस पॉइंट को फॉलो किया? हम तो उस डेटा को सामने देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको अंदाजे से कहा कि मुझे तो 10 से बड़ी कोई वैल्यू नजर ही नहीं आ रही, तो मुझे तो वो कोएफिशिएंट और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, तक तो सॉल्व होते होते वो 99 तक चला जाए, तो मुझे तो नहीं पता ना। लेकिन जो टीम इस प्रॉब्लम को मॉडल कर रही होती है, उसको पता होता है कि उनके पास रिसोर्सेस क्या है और उन रिसोर्सेस में चांसेस क्या है कितनी। तो आप वो पूरे, उसको हम डोमेन कहते हैं, यानी पूरे प्रॉब्लम का जो डोमेन है या रेंज के आंसर पॉसिबल क्या आ सकता है और इनपुट पॉसिबल। तो जब भी आप कोई बिग वैल्यू लेना चाहें तो वो अपने सिस्टम को देखें। आपके लिए तो इतनी काफी है कि आप सामने देख के अंदाजा कर लें कि जी 100 है, ज्यादा डाउट है तो 500 ले लें। तो अगर आप बाकायदा खुद मॉडल कर रहे हैं उसको, किस आप ऑपरेशन टीम का हिस्सा है, ऑपरेशन रिसर्च टीम का, तो फिर तो आपको फिंगर टिप्स पे होगा कि आपकी इस पूरे सिस्टम की जो इनपुट्स हैं, पॉसिबल इनपुट्स वो क्या हो सकती हैं और पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकती हैं। तो आप उनमें दोनों में से, जो दोनों में से मैक्सिमम हो, उससे भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, राइट? मैंने दोनों एंगल से आंसर कर दिया। एक स्टूडेंट के लिए भी आंसर हो गया कि वो सॉल्व करते हुए कैसे लेगा, और एक ऑपरेशन रिसर्च टीम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर दिया कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरह से डिसाइड करेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम तो बनाना है ना इसका, तो वो किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो जब ये, अगर ये प्रोग्राम बनाया जाए, तो जब इस तरह की प्रोग्रामिंग असल में ये होती है, जब आप प्रोग्राम करते हो तो शुरू में उसकी पॉसिबल इनपुट्स और पॉसिबल आउटपुट्स पहले इनपुट ले ली जाए, तो उससे फिर आप एम डिसाइड कर सकते हो, यानी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही एम डिसाइड कर सकते हो। जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है मेरी बात को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है जी। जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास है वो लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस में आपकी जूम से ले लूंगा। और जो मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, हाँ वो भी, अगर जो जिनकी क्लास है उनके पास भी 15 मिनट्स हैं, वो हमें ज्वाइन करके वो भी आप यानी काउंसलिंग आरती समझ लें, पहले वो क्वेश्चन कर लें जिनकी क्लास है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव कर जाए। और बाद में जो बिल्कुल वेले हैं, यानी जो जिनकी कोई क्लास नहीं है और वो फारिग हैं, तो वो जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं। सर जब हमने टेबल बनाया था, रो ऑपरेशन लगा के जीरोस किए थे 100 को, सर वो सारा रफ में आएगा या वो भी टेबल में साथ साथ लिखना? अच्छा हाँ, वो आपने अच्छा पॉइंट किया। पता क्या, मेरे पास तो ये इधर प्रॉब्लम ये था कि मैंने आपको समझाना था, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आपने पता क्या करना है, मैं अभी दिखाता हूँ आपने कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ ना आपका। यस सर, यस सर। आप कुछ भी ना करें, आपने ये दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इधर जी के लिए एक नई फॉर्म बनाएं, न्यू जी आ जाएगी, ये सारी रो आ जाएगी ना। यस सर, आ जाएगी। आ जाएगी। उसी जी को समझें कि इधर लिख दी है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो जी समझें इधर आ गई है, और उसमें ये -100 है, तो इसके साथ फिर एक नई जी निकाल लें, आ जाएगी। यानी इधर 2 जी लाइनें एक्स्ट्रा आएंगी, एक तो ये करंट जी, ये न्यू जी, और इसमें ये करंट जी यूज करके एक जी आपकी आ जाएगी। उधर इधर लिखने की जरूरत नहीं, समझ लें आपकी इधर ये मॉडिफाइड फॉर्म जो इधर कैलकुलेट वो इधर प्लेस करें, अभी प्लेस नहीं करनी। वो जो न्यू जी है उसको आप करंट जी बना लें,
इस -100 को 0 करने के लिए, वो न्यू जी जो पहले की आउटपुट है वो करंट हो जाएगी। इसके साथ ये रो ऑपरेशन बना जो नहीं होगी, इस आइट्रेशन में नया टेबल बना लें ये सारा, और उसमें वो जो मॉडिफाइड फॉर्म जी की इधर लिखें, और ये डेटा, ये तो इस डेटा को तो नहीं छेड़ना, चेंज तो ये हो रहा है, सिर्फ एक रो ही चेंज हो रही है ना, तो ये तो वही है, ये सेम वही डेटा आप प्लेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए आपने यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है, ये दोनों 0 आ गए, ये आपने साइड पे 2 जी नहीं कैलकुलेट की, पहले जी कैलकुलेट की, फिर उसी को करंट बना के फाइनल जी करने के बाद इधर प्लेस कर दी, ये डेटा वही है, आपका प्रॉब्लम रेडी है सॉल्व करने के लिए। वो रफ में करके यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक दफा बस लिखा हुआ है जहां से पता चला ये प्रॉब्लम है इसमें, फिर वो रफ में आप करके जो माइंड में रखिएगा, पहली जब जी आपने न्यू कैलकुलेट करनी है उसमें वो जो पड़ी हुई है पहले वो करंट है, जो नई सी आ जाएगी अब वो करंट बन जाएगी, और इसके साथ मिलके जब इसको 0 करेगी तो वो जो नई सी होगी वो आप ये इधर प्लेस कर। सर एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी हमने रेशियो टेस्ट लिया और 2 वैल्यूज आ रही हैं सर, एक आ रही 0, एक नेगेटिव है वो तो इग्नोर कर देनी, 2 आती, बाकी 2 आ रही हैं, एक 0 है और एक 0.035। अच्छा, मुझे ईमेल भी कुछ स्टूडेंट्स की आई है, शायद आपकी आई होगी। मेरी आई थी सर, लेकिन मैंने कर लिया था बाद में खुद ही। वीकेंड में मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो इसलिए मैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, मैंने ईमेल देख ली थी, तो अगर मैं घर पे होता तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करता। तो वो आप बताएं आपने इसको कैसे हल किया? सर मैंने 0 वाली नहीं ली, मैंने 0.035 वाली ली। क्यों? क्योंकि सर 0 तो 0 होता है ना, जैसे हम ऊपर भी हमारे वैल्यूज आए उसमें 0 में, तो उधर भी हम 0 वाले को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव नहीं है ना, रेशियो तो है ना। यस, रेशियो तो 0 मिनिमम आनी चाहिए ना सर, यही तो कन्फ्यूजन थी। तो फिर मैंने जब 0 नहीं लिया, दूसरी वैल्यू ली तो वो सही हो गया, तो फिर मैंने किया ही नहीं, मैंने टेस्ट किया ना, मैंने कहा इससे करता हूँ, अगर इससे ठीक हो गया तो ठीक है, वरना दूसरी ले लूंगा। ये भी पता क्या आंसर गलत है या सही है उसको मैं आपको बताऊं। आप ये एंट्रिंग लेते हो ना मोस्ट पॉजिटिव, अगर ये लेते हो तो आंसर तो आता है ना? आता है। बताएं जरा लेंथी हो जाएगा ना थोड़ा। सेम इधर भी यही सिचुएशन हो सकती है, मिनिमम के अलावा कोई और लोगे तो आंसर फिर भी आएगा। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर, आएगा। लेकिन बेस्ट वे ये है मिनिमम लें ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंक्रीज ना हो। वो तो छोटा सा क्वेश्चन था, हो सकता है वो वैसे ही सॉल्व हो गया और आगे गया ही ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो सर यही तो पूछना है कि 0 आ जाए और 0.035 जैसे आया, तो कौन सी वैल्यू 0 लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए मेरे ख्याल से 0 लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में 0 आता है वैसे मुझे? यस सर, नहीं असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में आती है, रेशियो जब लेते हैं ना तो एक आती 0, एक 0.035। कौन सा क्वेश्चन है? किस क्वेश्चन में 0 आ रहा है? मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा है, मैं देख के अभी बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? ए था, मिनिमम बी वाला। नहीं, ए था बी था? बी। चलो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ये ना सॉल्यूशन इस पॉइंट देखते हुए मैं देखता नहीं सर, सॉल्यूशन तो इसके नेट से मिल जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है इसका? नहीं, जो सॉल्यूशन नेट से है वो हमें पता चल जाता है, वो तो वैसे ही 0 कर देंगे ना। देखिए मैंने एक तरीके से आपको बताया, जो उस तरीके पे चलेगा तो मुझे पता चल जाएगा ये इसने मुझसे समझा हुआ है। जो अपनी जुगाड़ लगाएगा वो इतना स्कॉलर कैसे हो गया? अगर वो मेरा लेक्चर नहीं समझ सकता तो वो नेट का क्वेश्चन कैसे समझ सकता है? कॉमन सेंस है ना सर। लेकिन हम अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, मतलब हम अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए अगर किसी और टूल से कोई लेता है और कहता है मैंने खुद सॉल्व किया है, मुझे इसका पता है, तो ठीक है वाइवा में आ जाए, मैं खुद ही देख लूंगा कैसे किया उसने। तो बात ये है जो मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका आम कॉमन सेंस है, जो मेरा तरीका समझ नहीं सकता वो नेट पे बगैर ट्यूटर के कैसे समझ आ गई उसको? एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना, इट मींस वो कॉपीड समझा जाएगा किसने कॉपी की है। और अगर वो क्लेम करता है नहीं मैंने कॉपी नहीं की, तो आ जाए वाइवा देके मार्क्स ले ले। मैं अभी भी उसको 0 उस सूरत 0 चेंज कर दूंगा। क्यों?
अगर उसको समझ आ गई है तो मैं अपने मेथड पे इतना फोकस नहीं कर, सारे मेथड मुझे आते हैं जो नेट पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर वो वाकई उस पॉइंट तक पहुंच गया है तो मैं उसको मार्क्स दे दूंगा, लेकिन फिर उसको मार्क्स वाइवा दे के लेने पड़ेंगे जिसने भी सेपरेट किया। मुझे देखना सर पड़ेगा। इसका वाइवा वैसे होगा? नहीं, जिन्होंने मेरे मेथड से किया उसका वाइवा नहीं होगा। जिन्होंने कॉपी किया मैं उसका 0 लगाऊंगा, जिन्होंने इंटरनेट से लिया मैं उसका 0 लगाऊंगा। वो 0 फिर उनको डिफेंड करना पड़ेगा, आके डिफेंड करेंगे, वाइवा देंगे, मुझे सेटिस्फाई करेंगे कि उनको आता है तो फिर मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो 0 स्टैंड करेगा। तो चेक रखा हुआ है, जो लोग चक्कर देने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, अगर आपको नेट पे समझ आ गई है तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपके मार्क्स काटने की। लेकिन अगर नहीं समझ तो फिर तो वो कॉपी है, वो तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। क्या ख्याल है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है? ठीक है सर, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो वाइवा दे के क्लियर कर ले, अगर वहाँ क्लियर नहीं होता तो कॉपी है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मुझे मुझे उसने अपने जस्टिफाई करने के उसने खुद से किया है, बस यही बात करने कह रहा हूँ। देखिए ना, आप अगर मेहनत करके खुद करते हैं और कोई दूसरा ऐसी किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से लेके आंसर लिख देता है और आप कहेंगे यार मैं इतनी मेहनत की, समझा है, और ये बगैर समझे कर रहा है। रिलेटिव मार्किंग में तो फर्क होता है ना। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो को गलत मार्क्स चक्कर देके वो लेना चाहिए, जितना वो रोक सकता है तो रोके। ये बस पॉइंट था। यस सर, कल मैं कर रहा था मिनिमम वाला सर, उसने 2 घंटे लिए बी वाले पार्ट में। देखिए ना, आपने 2 घंटे लिए, ऑनलाइन वाले ने 5 मिनट में ले लिया। क्या उसका वाइवा करना चाहिए या नहीं करना है? सर जिसने 2 घंटे लगाए हैं उसकी तो हर चीज क्लियर हो जाती है ना। अच्छा, आपका क्वेश्चन कौन सा था? बी वाला? यस। स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही ना आपको? नो। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, ये मिनिमम का है और 0 की साइट्रेशन में आ रहा है, अगर आपके सामने हो। आई थिंक सर सेकंड में था, देख लो। सेकंड में आपके हिसाब से कौन सा लीव कर रहा था? फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, ये 4 रोज है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4। कौन से नंबर पे लीव? 4 वाला, 3 वाला, कौन सा लीव कर रहे हैं? सर ये मैक्सिमम ए वाले केस में था, और जिसमें दूसरी जब हम पहली हाइड्रेशन लगाते हैं तो उसमें निकलता है एक नेगेटिव, एक 0.035, एक 0। अच्छा, नहीं अभी आप बताएं, फर्स्ट हाइड्रेशन में 0 आया, सेकंड में, ये बता दें। फर्स्ट की निकाल के वैल्यू जो टेस्ट आपके किया। हिसाब से हाँ, चलो सोल्यूशन वैल्यू बताएं अभी। सोल्यूशन वैल्यू सर 25, पहली रो में क्या है? पहली में 0 20 18 और 15, दूसरी में 25 5 28 5। नहीं, एक मिनट मैंने साथ देखना। रेशो किस में 0 आ रही है? 20 18 15? 18 वाले 28 में 0.035 और 5 वाले में 0। 5 का फिर वही कंफ्यूज कर रहे हैं, दोबारा से बताएं। 25 वाले में सर 25 तो ZN उसकी रेशो तो हम लेते नहीं है, और उसके बाद S1 था जो नेगेटिव था, और जो S2 था। एक मिनट दोबारा बताएं। 5 डिवाइडेड बाय वो नेगेटिव हो गया, दोबारा 0.35 किस तरह से आ रहा है? वो वैल्यूज बताएं। वो सर उससे डिवाइड किया ना, इससे दोनों ऊपर नीचे वैल्यूज बताएं ना, जिसका आंसर 0 आ रहा है या 0.35 आ रहा है। एक मिनट सर, 28 को डिवाइड किया था ना हमने। हाँ, किससे? एक मिनट, मैं कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपसे? नहीं सर, वो जेहन से निकला हुआ कौन सा लिया था। आप अभी सामने नहीं आपके क्वेश्चन? सर सामने। तो बताएं उसमें किसको किससे डिवाइड किया 0 आया और किसको किससे डिवाइड किया 0? मैंने वो डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है, मैंने मतलब आंसर डिवाइड। सॉल्यूशन भी तो साथ में आ रहा होगा ना, सॉल्यूशन वैल्यू जिसको डिवाइड कर रहे हैं। सर 28 को डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? सर यही तो नहीं ना लिखा हुआ। अच्छा, नहीं लिखा हुआ। तो अच्छा चले ये बता दें, पहले में लीव कौन सा कर रहा है? एंटरिंग कौन सा है और लीव कौन सा कर रहा है? पहले में सर जो है ना X2 वो एंटरिंग है, और S3 है जो वो लीविंग है। ठीक है, दूसरे में?
दूसरे में सर जो है ना x3 वो एंटरिंग है और s2 लीविंग है। S2 लिविंग है। S2 किस पोजीशन पे है? 1 2 3 पहली S पोजीशन, दूसरी सर S2 दूसरी पे है ना, पहली पे। आइटरेशन में, और दूसरी में S1 है, x3 है और x2 है। हाँ, ये S2 ही लीव करेगा। यस सर, क्योंकि यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, 0.035 है और एक 0 है, और अब आप ये कह रहे देखना थे कि 0 लेना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी रेशो क्या आ रही है। यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो 28 डिवाइडेड बाय ये क्या आ रहा है? हाँ, यहाँ तो एक ही है लीविंग, इधर कहाँ से 0 और 3.5 आ गया? देखें 28, ये जो S2 है सिर्फ एक ही है, बाकी नेगेटिव और अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी। ये जो मुझे आप दिखा रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोई और क्वेश्चन कह रहे हो भाई मुझे? आपका नाम क्या है? सर रियाज। रियाज, आप कोई और क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इसमें तो कोई आ ही नहीं रही, जीरो वाली रेशो ही नहीं है। वो पहले वो बी क्वेश्चन तो नहीं था कहीं? नहीं नहीं, यही है। नहीं, इसमें तो आ ही नहीं रही, मेरे सामने है पिक्चर। सर इसने क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन ठीक है। तो बस कोई आपकी क्वेश्चन की गलती होगी, वो उसको 0 और 0.35 पे ना इल्जाम दे। तो आपने क्वेश्चन गलत ना कर लिया। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? ये भी तो हो सकता है ना आपने गलत क्वेश्चन किया हो। सर क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक है, लेकिन शायद इधर रेशियो में कोई गलती होगी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कहीं गलती होगी तो आप उसको इल्जाम 0 और 0.35 दे रहे हो, तो मैंने आपको कह दिया 0 लीव होगा अगर कहीं ऐसा आता है तो। लेकिन अगर ठीक आता है तो ये तो नहीं आप गलत कर रहे हो फिर कहें जी आपने कहा था 0 वाला लीव करना है। फॉलो किया पॉइंट को? समझ आ गई मेरी बात की ना? यस सर, आ गई है। अगर तो आपने ठीक किया और उसमें 0 और 0.35 है तो 0 लीव करना है, और अगर आपने ठीक नहीं किया तो क्वेश्चन ठीक करें, 0 को इल्जाम ना दें। ठीक हो गया? यस सर, समझ आ गई। वो 0 से डिवाइड करेंगे 5 को तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से करें तो अनडिफाइंड आता है। हाँ, तो आपने उसको 0 कर दिया होगा। मैंने 0 लिखा हुआ, बस यही गलती। तो ऐसे ही इल्जाम दे रहे हैं लिविंग के कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर तीनों ही कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन आ गए तो फिर तो हमने फिर वही सारा कुछ वही करना होगा ना। दोबारा से मींस कि बताएं m कितना? अगर दोबारा तीनों बताएं। कंस्ट्रेंट ही हमारी ग्रेटर देन होंगी, हाँ ठीक है, 3 M होंगे। तो हाँ जी, तो फिर वो 3 ही m होंगे ना फिर, और 3 ही हम R1 और R2 और R3 करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही R1 R2 R3 होंगे, और 3 ही रो ऑपरेशन लगा के स्टार्टिंग बनाएंगे फिर आप। और सर जो m R1 और जो ऐड करते हैं हम, जो प्लेंटी डालते हैं, वो हम z की वो वेरिएबल्स को देख के करते हैं कि वो कितने वेरिएबल्स हैं। हाँ, उसमें नहीं, उसमें ये देखना है वो z इक्वल टू वाला, z इक्वल टू राइट साइड पे जो फंक्शन है वो फॉर्म लेनी है, और अगर मिन है तो प्लस करना है, अगर जी जी, मैक्स है तो माइनस करना है। ओके एम सर, थैंक आर वन आपने 3 वेरिएबल के होंगे, MR1 MR2 MR3, और अगर यू। मिन है ओके तो वो z वाला, z इक्वल टू राइट साइड पे वेरिएबल, उसमें प्लस MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 ऐसे होना था। ओके। जी, और कुछ स्टूडेंट? जी, लीव कर जाए फिर जी। सर वो इशू तो नहीं है, एक गलती होगी है, वो जो 0 लिख दिया। अभी सबमिट करवा दिया आपने? हाँ करवा दिया था कल। इतनी क्या टेंशन है? सबमिट नहीं, गलती तो है, गलती कहाँ से नहीं? आपको कहा जाए बाजार से जो मैंगोज हैं 5 kg लेके आए, और आप खाली बैग ले आओ, क्या होगा बताएं? आप कहेंगे इशू तो नहीं है। बताएं। सर लेकिन सोल्यूशन ठीक निकला, मतलब नहीं वो यार, गलती। नहीं नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ आपको 5 kg मैंगोज लेने भेजा, आप खाली शॉपर ले आए और कहें जी सर ठीक है, तो ऐसे तो नहीं। सर दोबारा कर दूंगा वो। पता नहीं मुझे, आपने सबमिट क्यों करवाई? सब इतनी टेंशन क्या होती है? अच्छी तरह देख दूख के करवानी चाहिए। सर और असाइनमेंट्स भी होती हैं, तो मैंने कहा फिर कर दे। नहीं, अगर आप दोबारा कॉपी करेंगे वो TS के ऊपर है कि वो करवा दें, अगर
तो उसको वो कंसिडर कर ले तो ठीक है। चेक हो गए होंगे सर? नहीं उनको नहीं तो नहीं, मैं एडिट कह रहा हूँ एडिट फाइल कर दूं ना, उधर रिमूव करके न्यू फाइल कर दूं। मुझे नहीं पता, टीएस ज्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं, वो इसको जिस तरह आप जो आपका दिल करता है वो कर लें। वो मुझे अगर कहेंगे जी ये इस तरह का केस है, उस करंट सिचुएशन को देख के मैं डिसाइड करूंगा कि ये केस क्या है। अभी तो मुझे नहीं समझ आ रही, आप रिवाइज कर सकते हैं या एक एडिशनल अपलोड कर सकते हैं, ये टीएस को पता होगा। अब अपने हिसाब से देखें इसको कैसे हैंडल करना है। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर एक प्रीवियस आइट्रेशन में इंटरिंग वेरिएबल हो और वो दोबारा रेशो लेने पे वो फिर लिविंग बन रहा हो तो बना सकते हैं? दोबारा से बताइएगा, क्वेश्चन दोबारा करें। सर पहली आइट्रेशन पे सर एक इंटरिंग वेरिएबल है x1 और दोबारा जब दूसरी आइट्रेशन पे रेशो लिए तो रेशो मिनिमम बन रही उसी की x1 की, तो उसी को फिर लिविंग बना सकते हैं? बिल्कुल, एक वेरिएबल आके दोबारा जा भी सकता है, हमने तो रूल्स को फॉलो करने हैं। ये तो नहीं कि एक आ गया तो फिर उसे पकड़ के रखना है, अगर वो दोबारा लीव होता है तो लीव होने दें। ओके सर, ये आपने मार्क्स कब रूल तक लग? आपने रूल्स को फॉलो करना है, ये नहीं देखना कि वो दोबारा जाता है तो जाए, निकालना है उसको, बिल्कुल निकालना चाहिए अगर रूल से निकलता है। ओके अगर सर। रूल्स कह रहे हैं इसको निकालो तो निकालना है, आपने क्यों रखना है उसको। तो एक वेरिएबल 2 दफा एंटर होगा, 2 दफा बाहर भी जा सकता है। ठीक है सर मार्क्स कब पॉइंट तक क्लियर हो लगेंगे? गया। यस सर, हो गए सारे क्लियर। आपके एक असाइनमेंट के तो मार्क्स लगे हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, और दूसरी अब जब आएगी तो फिर सर एक क्विज। एक के मार्क्स लग गए हैं। अभी मैं उनमें से ना कॉपी का इशू है लोगों का, बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, तो यस उनके सर। शुरू में 0 लग जाएंगे, बाद में वो डिफेंड करेंगे तो फिर चेंज करेंगे। मैं कर दूंगा अपलोड आज या कल इंशाल्लाह। और सर क्विज के? दोनों मार्क हो गए हैं, दोनों आपको मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर स्टूडेंट पोर्टल पे होंगे या एलएमएस पे? मैं देख लूंगा ना जाके, अगर मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैं उधर कर दूंगा पोर्टल पे, अदरवाइज एलएमएस पे एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।